Hello everyone, myself Dr. Neema. I'm lecturing in JMC Groups of Hospital and Institution. Today I'm presenting with the topic Faraday current. In my last class PPT I have discussed regarding the galvanic current and now I am coming with the topic Faraday current. So Faraday current basically होता क्या है? First muscle stimulating current used in medicine. ये पहला muscle stimulating current है जो medicine में as a patient use करते हैं. And uneven alternating current with pulse duration of 0.1 to 1 microseconds and frequency of 30 to 100 hertz. मतलब ये uneven alternative current होता है. इसकी pulse duration जो होती है वो 0.1 से 1 microseconds होती है. इसकी जो frequency होती है वो 30 से 100 hertz होती है. जो वेव फॉर्म होता है फैराडे करंट का वो कैसा होता है? जो वेव फॉर्म होता है वो बाइफेसिक होता है, एसिमेट्रिकल होता है, अनबैलेंस्ड होता है, स्पाइक्स होते हैं, जैसे इस पे स्पाइक्स हो रखे हैं. पॉजिटिव पोर्शन अगर देखा जाए ऊपर का पोर्शन तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, इसका एम्पलीट्यूड हाई होता है, इसमें स्पाइक्स होता है. अगर नेगेटिव पोर्शन देखा जाए जैसे कि हमने देखा नीचे का तो इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, लो एम्पलीट्यूड होता है और इसमें कर्व होता है. अब आता है फैराडे टाइप करंट. फैराडे टाइप करंट किस टाइप का करंट है? शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट विद पल्स ड्यूरेशन ऑफ 0.02 टू 1 माइक्रोसेकेंड्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज. मतलब फैराडे टाइप जो करंट है वो इसकी ड्यूरेशन छोटी होती है, ये इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है. इसकी जो पल्स ड्यूरेशन होती है वो 0.2 से 1 माइक्रोसेकेंड्स होती है और जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है. अब हम जाते हैं इसके मॉडिफिकेशन पे. दिस करंट्स आर ऑलवेज सर्च फॉर treatment purpose to produce a near normal tetanic like contraction and relaxation of muscles. मतलब इस तरीके का जो करंट होता है वो हमेशा कैसा होता है? सर्ज होता है. क्यों? क्योंकि हम इसे ट्रीटमेंट पर्पस में यूज करते हैं. ये बेसिकली नॉर्मल कंटिन्यूस होता है, ये कंटिन्यूस कंट्रैक्शन देता है और रिलैक्सेशन देता है मसल्स को. करंट इज सर्ज्ड एट वेरिएबल कंट्रोल स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 30 to 40 सर्ज पर मिनट विद अ वेरिंग रेस्ट पीरियड. मतलब जो करंट होता है वो सर्ज होता है और इसकी जो स्पीड है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं कितना? 30 to 40 सर्ज पर मिनट के हिसाब से और ये हमारा रेस्टिंग पीरियड भी इसके अंदर होता है. अब आता है सर्जिंग ऑफ फैराडे करंट. अब जो फैराडे करंट है वो किस टाइप के होते हैं? ट्रेपेजॉइडल सर्जिंग होता है. मतलब ट्रेपेजॉइडल शेप का है. इसकी जो इम्पल्सेस हैं वो धीरे धीरे उठती है. देखिए धीरे धीरे इंक्रीज हो रही हैं. मेंटेन देयर फॉर सम टाइम एंड डिक्रीज ग्रेजुअली फॉर्मिंग ट्रेपेजॉइडल शेप. मतलब क्या होता है? इसकी जो इम्पल्सेस हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही हैं और कुछ टाइम तक ये मेंटेन होती है, फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज हो जाती हैं और एक ट्रेपेजॉइडल शेप बनाती हैं. अब सेकेंड है हमारा ट्रायंगुलर सर्जिंग. ट्रायंगुलर सर्जिंग में क्या होता है? ये इम्पल्सेस इंक्रीज होती हैं और डिक्रीज, इम्पल्सेस इंक्रीज होती हैं और डिक्रीज भी ग्रेजुअली जल्दी से हो जाती हैं और क्या बनाती हैं? ट्रायंगुलर शेप. इंक्रीज हुई एंड देन ग्रेजुअली फॉलिंग डाउन हो गई और ट्रेपेजॉइडल शेप बना दी. सर्जिंग ऑफ फैराडे करंट एक दूसरा हमारा क्या है? सॉ टीथ. जैसे कि हमारा दांत निकल रहा हो. इम्पल्सेस इंक्रीजेस ग्रेजुअली. इम्पल्सेस धीरे धीरे हमारी निकलती है लेकिन एकदम फॉल डाउन हो जाती हैं. अब आती है रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर में क्या होता है? इम्पल्सेस इंक्रीजेस रैपिडली मेंटेन देयर फॉर सम टाइम्स एंड फॉल अब्रप्टली. मतलब क्या होता है? हमारी जो इम्पल्सेस है वो इंक्रीज होती है जल्दी जल्दी, कुछ देर तक रहती हैं और कुछ टाइम बाद एकदम से फॉल डाउन हो जाती हैं. हमारी इम्पल्स इंक्रीज हुई, कुछ टाइम तक रही एंड देन फॉल डाउन हो गई. फिर आता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. अब इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट फैराडे करंट का हमारी बॉडी में क्या होता है? नंबर 1 स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व. सेंसरी नर्व्स में स्टिमुलेशन होता है. मतलब माइल्ड टिकलिंग सेंसेशन इज एक्सपीरियंस. मतलब हल्का हल्का सुइयां चुभ रही हैं ऐसी सेंसेशन होती है. इट इज़ नॉट वेरी मार्क्ड बिकॉज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन. ये एग्जैक्टली नहीं लगता कि एकदम कि एक ही पॉइंट पर ये चींटियां काट रही है, सुइयां चुभ रही है, नहीं, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है. causes reflexive vasodilation of superficially blood vessels leading to slight erythema. मतलब क्या होता है? इसके अंदर वेसोडाइलेशन हो जाता है, मतलब धीरे से फॉल डाउन हो जाता है रिफ्लेक्सेस का. ठीक है. और क्या होता है? जो हमारे ब्लड वेसल्स है उनका जो सुपरफिशियल एरिया है वहाँ पे एरिथमा हो जाता है, उनकी स्किन के ऊपर रेडनेस सी हो जाती है. वेसोडाइलेशन इज कन्फर्म टू सुपरफिशियल टिश्यू सो इज ऑफ लिटिल प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस. मतलब जो वेसोडाइलेशन है वो हमारे सुपरफिशियल टिश्यू में होता है. बेसिकली ये हमें कब फील होता है? जब हम लोग प्रैक्टिकली एक पेशेंट पे करते हैं. स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व. अब मोटर नर्व्स को हम कैसे स्टिमुलेशन देते हैं? इट
It occurs if the current is of sufficient intensity causing contraction of muscles which they supply. मतलब ये अगर कब होता है, जब करंट हमारा सफिशिएंट कुछ एक सफिशिएंट इंटेंसिटी का होता है। ये कंट्रैक्शन कॉज करता है मसल्स में जब उनमें सप्लाई होता है ब्लड का। जो कंट्रैक्शन होता है वो टेटेनिक इन टाइप एज स्टिमुलस इज रिपीटेड 50 टाइम्स एज मोर पर सेकेंड। जो कंट्रैक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है और जो इसमें स्टिमुलस होता है वो 50 टाइम्स रिपीट होता है, उससे भी ज़्यादा पर सेकेंड तक रिपीट हो सकता है। इफ दिस टाइप ऑफ कंट्रैक्शन इज मेंटेन्ड फॉर मोर देन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम muscle fatigue occur, so the current is commonly surged to allow for muscle relaxation. मतलब अगर इस टाइप का कंट्रैक्शन जो है वो हमारा शॉर्ट पीरियड से ज़्यादा मेंटेन रहा तो मसल्स हमारी फटीग हो जाती हैं, जो करंट है वो सर्ज होता है और सर्ज होता है इसलिए वो अलाउ करता है कि मसल को रिलैक्सेशन दी जाए। अब इफेक्ट्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन। अब मसल कंट्रैक्शन के क्या इफेक्ट्स होंगे? व्हेन द मसल कंट्रैक्ट द चेंजेस टेकिंग प्लेसेस विदिन आवर मसल्स आर इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज आउटपुट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब जब मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं मसल्स में जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है तो ऑक्सीजन की डिमांड हमारी बढ़ जाती है और न्यूट्रिशन की, दोनों की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो आउटपुट होता है वेस्ट प्रोडक्ट का वो इंक्रीज हो जाता है। एज मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एक्सर्ट अ पंपिंग एक्शन ऑन वेन्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, दस इंक्रीजेस द वीनस एंड लिम्फेटिक रिटर्न। मतलब जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जो पंपिंग एक्शन होता है हमारी वेन्स का और लिम्फेटिक वेसल्स का वो इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, वीनस और लिम्फेटिक रिटर्न में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका जो पंपिंग एक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है और सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है। फैटिक करंट विल नॉट स्टिमुलेट डिनर्वेटेड मसल्स। मतलब फैटिक करंट स्टिमुलेट नहीं करता डिनर्वेटेड मसल्स को। द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कंट्रैक्शन ऑफ डिनर्वेटेड मसल्स विद एन इम्पल्स लास्टिंग फॉर 1 माइक्रोसेकेंड इज यूजुअली टू ग्रेट टू बी टॉलरेबल फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। मतलब जो करंट हमें चाहिए होता है कंट्रैक्शन के लिए डिनर्वेटेड मसल्स को, उसकी जो इम्पल्सेस है वो कितनी होती है, 1 माइक्रोसेकेंड्स होती है, उससे ज़्यादा होती है उसे टॉलरेट करने के लिए ट्रीटमेंट पर्पज से। इसलिए हमें फैटिक करंट स्टिमुलेशन डिनर्वेटेड मसल्स को स्टिमुलेट नहीं करता है। रिडक्शन ऑफ स्वेलिंग एंड पेन। अब पेन और स्वेलिंग का रिडक्शन कैसे होता है? इट अकर ड्यू टू alteration of the permeability of the cell membrane leading to acceleration of the fluid movement in the swollen tissue and arterial dilation। क्या होता है, पेन और स्वेलिंग कैसे रिड्यूस होती है? क्या होता है, जब स्टिमुलेशन होता है तो जो सेल की जो परमेबिलिटी होती है उसमें ऑल्ट्रेशन होता है और जो फ्लूइड है उनमें मूवमेंट हो जाती है और जो स्वेलन टिश्यू है उन सब में मूवमेंट हो जाती है और आर्टेरियल का डायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाती है, पेन में भी आराम मिलता है। मोर एवर इट लेड टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड गेट राइट टू वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब इससे क्या होता है, इससे जो मोबिलिटी जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वेट प्रोडक्ट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? The ions move one way during one phase of the current and in the reverse direction during the other phase of the current if it is alternating। मतलब जो आइंस हैं वो बॉडी के मूव काहे में होते हैं, एक फेज तरीके से वो एक फेज के करंट से रिवर्स डायरेक्शन में मूव होते हैं दूसरे फेज में, क्योंकि करंट ऑल्टरनेटिंग होता है। If the two phases are equal, the chemical formed during one phase are neutralized during the next phase। अगर दो फेज के इक्वल है तो जो केमिकल हमारा बन रहा है एक फेज का वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो दूसरे फेज का है दूसरे फेज में क्या होता है, बट इफ द फेज आर नॉट सिमिलर दे आर केमिकल चेंजेस विच कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइट बर्न। मतलब मैंने क्या बताया था, अगर करंट हमारे दो फेज के करंट इक्वल है, जो केमिकल उनमें बन रहा है एक फेज में वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जबकि जो दूसरे फेज का होगा और वो सिमिलर है तो केमिकल चेंजेस क्या होंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट बर्न कॉज कर देंगे। In static current, chemical formation are not great enough to give rise to a serious danger of burns because of the short duration of impulses। static current में अगर chemical formation जो होता है वो ज़्यादा बड़ा इनफ नहीं होता, क्यों? और ना ही वो हमारी डैमेज कर सकता, ना ही वो सीरियसली बर्न कर सकता, क्यों? क्योंकि उसके इम्पल्सिस है, उसकी ड्यूरेशन छोटी है, इसलिए वो हमें बर्न नहीं कर सकता उसका केमिकल फॉर्मेशन।
अब अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, दूसरे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं? इंक्रीज जॉइंट मोबिलिटी, जॉइंट्स की मोबिलिटी को इंक्रीज करता है। इंक्रीज लिम्फेटिक एक्टिविटी, लिम्फेटिक वेसल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। हेल्प इन हीलिंग, किसी भी हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, पेन को आराम देता है। डू नॉट प्रोड्यूस केमिकल बर्न अंटिल हाई इंटेंसिटी इज यूज। फैटिक करंट में केमिकल बर्न होने के चांसेस नहीं है क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इम्पल्सेस हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा यूज करेंगे तो इट कैन कॉज बर्न, बट इसमें नहीं होता है। causes wide vasodilation, in turn increase circulation। vasodilation होता है क्यों? क्योंकि इसमें सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। थेरेप्यूटिक इफेक्ट अगर देखा जाए तो ये एडिमा रिड्यूस करता है, ये कंट्रोल करता है एक्यूट और क्रॉनिक पेन को, ये रिड्यूस करता है और मसल स्पाज्म को इनहिबिट करता है, रिड्यूस करता है जॉइंट्स के कॉन्ट्रैक्चर्स को, ये मिनिमाइज करता है एट्रोफी को, मसल वास्टिंग को, ये फैसिलिटेट करता है टिश्यू की हीलिंग को प्रमोट करता है, ये मसल को रीएजुकेट करता है। अगर मसल में स्टिमुलेशन नहीं है, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो उन्हें फैसिलिटेट करता है कि दोबारा से रीएजुकेट हो। फैसिलिटेट करता है फ्रैक्चर हीलिंग को प्रमोट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथ करता है। इंडिकेशंस कि हम किन कंडीशन में इसको दे सकते हैं। स्टिमुलेशन मस्ट बी स्टॉप्ड व्हेन गुड वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्टेन। अगर स्टिमुलेशन जो है वो रोक देते हैं अगर अच्छा पेशेंट का वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। फैसिलिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट बाय पेन, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो फैसिलिटेट होता है क्यों? क्योंकि पेन इनहिबिट होता है। अब है मसल रीएजुकेशन, मसल को रीएजुकेट कैसे हम करेंगे। Muscle contraction is needed to restore the sense of movement in case of prolonged disuse or increased use and in muscle transplantation। मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है दोबारा से मूवमेंट को लाने के लिए। अगर प्रोलॉन्ग डिसयूज, अगर हमने बहुत टाइम से मसल का यूज़ नहीं किया है और हमने उस मसल का जो है इनकरेक्ट यूज़ किया है तो मसल को हमें ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ सकता है। The brain appreciate movement, not muscle action. So the current should be applied to cause the movement that the patient is unable to perform voluntarily। मतलब जो ब्रेन है वो मूवमेंट को प्रमोट करता है, मसल एक्शन को नहीं। सो जो करंट है वो जो अप्लाइड कर रहे हैं मूवमेंट के लिए वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि पेशेंट उस वॉलंटरी मसल्स का जो एक्शन है वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो हम फैटिक करंट दे रहे हैं वो मसल को रीएजुकेट करता है ताकि पेशेंट जो मूवमेंट है वो वॉलंटरी परफॉर्म कर सके। ट्रेनिंग अ न्यू मसल एक्शन, मतलब हमारी जो मसल्स हैं उनमें दोबारा से ट्रेनिंग दी जाती है कि जो उनका एक्शन है उस पर वो वर्क करें। आफ्टर टेंडन ट्रांसप्लांटेशन मसल्स में बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इन डिफरेंट एक्शन फ्रॉम देयर प्रीवियसली कैरिड आउट। मतलब अगर कोई भी टेंडन ट्रांसप्लांट हुआ है तो मसल्स को हमें क्या करना पड़ेगा? उसके एक्शन को अलग तरीके से परफॉर्म कराना पड़ेगा जैसे कि वो पहले एक्शन उस मसल्स का होता था। With stimulation by phatic current, the patient must concentrate with the new action and assist with voluntary contraction। मतलब जब स्टिमुलेशन हम फैटिक करंट का स्टिमुलेशन देंगे, जो पेशेंट है वो किस पे कंसंट्रेट करेगा? जो एक्शन हम मसल्स का उसे करा रहे हैं और जो असिस्ट करके वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन पेशेंट खुद कर रहा है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अब है नर्व डैमेज। With a nerve, when a nerve is severe degeneration of the axon take place after several days। मतलब क्या होता है? अगर नर्व जो है वो सीवियरली डिजेनरेटेड हो गई है और उसमें एक्सोन्स में और उसमें बहुत दिन हो गए हैं उसके डिजेनरेशन को, सो फॉर अ फ्यू डेज आफ्टर द इंजरी द मसल कॉन्ट्रैक्शन में बी ऑब्टेन विद द फैटिक करंट। जब कोई भी नर्व हमारी डैमेज हो गई है, ठीक है, तो बहुत दिन हो गए हैं, तो उसकी इंजरी के बहुत दिनों के बाद जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हम फैटिक करंट से ले सकते हैं। इट शुड बी यूज्ड टू एक्सरसाइज द मसल एज लॉन्ग एज द गुड रिस्पॉन्स इज प्रेजेंट बट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट एज सून एज द रिस्पॉन्स बिगिन टू वीकन्स। मतलब हमें जैसे पेशेंट है, पेशेंट की नर्व डैमेज हो गई है, कुछ दिन के इंजरीज के बाद हमें उसे फैटिक कॉन्ट्रैक्शन देना पड़ेगा और हम पेशेंट से कहेंगे कि वो एक्सरसाइज करे मसल्स की और ताकि उसे अच्छा रिस्पांस मिल सके और हम पेशेंट को डायरेक्ट करंट देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी वीकेंड मसल्स है उनमें रिस्पांस आना स्टार्ट हो जाए।
Improvement of venous and lymphatic drainage, मतलब in edema and gravitational ulcer, the venous and lymphatic return should be encouraged by the pumping action of the alternative muscle contraction and the relaxation. अगर किसी पेशेंट के एडिमा है और ग्रेविटेशनल अल्सर है तो उसमें जो वीनस और लिम्फेटिक रिटर्न होगा, क्या होगा, उसमें पंपिंग एक्शन को हम इंकरेज करेंगे, किससे, फैटिक करंट से, और वो क्या करेगा, मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों आएगा. Prevention and losing of adhesion. After effusion, adhesion are liable to form, which can be prevented by keeping structures moving with respect to each other. Effusion हो गया है, adhesion जो है वो बनने लगा है, उसके बाद क्या होगा, हमें structures को movement में रखना है ताकि हम adhesion से उसे बचा सकें. Forming adhesion may be stretching and loosening by muscle contraction. Adhesion जो बनता है, ठीक है, वो हम स्ट्रेच करेंगे, लूज करेंगे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए. पेनफुल नी सिंड्रोम. पेनफुल नी सिंड्रोम में क्या होता है, आफ्टर इंजरी आफ्टर ट्रॉमा के देर देयर इज इनहिबिशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन लीडिंग टू मसल एट्रोफी. ट्रॉमा के बाद क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल एट्रोफी, मसल वास्टिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अब एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस कंडीशन में हम पेशेंट को ये नहीं दे सकते. स्किन लेजन. एनी लार्ज एंड ओपन वुंड इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फैटिक करंट एज इट इज कॉज डिस्कम्फर्ट एंड पेन. स्किन में लेजन है, मतलब कोई भी ओपन वुंड है और ज़्यादा बड़ी वुंड है, तो उसमें हम लोग फैटिक करंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि वो पेन करता है और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है. Second, infection. An infection must not be treated with low frequency current because of danger of spreading or exacerbating the condition. Infection में क्या होता है, कोई भी infection है, ठीक है, वो ट्रीट नहीं कर सकते हम लो फ्रिक्वेंसी करंट से. क्यों, क्योंकि उसके हमारे डेंजर होता है कि वो फैल ना जाए और कंडीशन हमारी वर्स्ट ना हो जाए. इन्फ्लामेशन. एनी एक्यूट इन्फ्लामेशन विद एन अंडरलाइन डैमेज ऑफ इन्फेक्शन और विद थ्रोम्बोसिस एज अ कॉम्प्लिकेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. इन्फ्लामेशन में क्या होता है, कोई भी एक्यूट इन्फ्लामेशन है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, डेंजर है, हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि इट इज अ कॉम्प्लिकेशन. थ्रोम्बोसिस. पेशेंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस और atherosclerosis must not be treated with phagic current as it will exacerbate the condition. पेशेंट जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है और एथेरोस्क्लेरोसिस है, वो ट्रीटमेंट उसका हम नहीं कर सकते फैटिक करंट से क्योंकि कंडीशन को वो बढ़ा देगा. Marked loss of sensation. If there is loss of sensation in the limb being treated, low frequency current must not be given as it can cause chemical burn. मतलब अगर लॉस ऑफ सेंसेशन है किसी जगह पे, सेंसेशन नहीं है लिम्ब में, तो लो फ्रिक्वेंसी का करंट हम नहीं देंगे क्योंकि इसमें हमें केमिकल बर्न होने के चांसेस हो जाएंगे. ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर. द कंडीशन कैन एक्सिब्रेटेड बाय दिस करंट से कंडीशन और बढ़ सकती है. Cardiac pacemaker. It is not advisable to apply low frequency current in the area of thorax, abdomen or shoulder as it may interfere with the function of pacemaker. मतलब हम पेशेंट को कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे लो फ्रिक्वेंसी का करंट, किसमें, थॉरिक्स में, एब्डोमेन में और शोल्डर में. क्यों, क्योंकि जो पेस मेकर है उसकी वर्किंग पर इंटरफेरेंस होगा, तो हम पेशेंट को इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. स्किन डिजीज. इफ देयर इज एनी स्किन डिजीज लाइक एक्जिमा, फंगल ग्रोथ और स्किन कंडीशन, लो फ्रिक्वेंसी करंट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड इट कैन बी स्प्रेड द सेम पर्सन और टू अदर. मतलब स्किन कंडीशन एरिथमा है, कोई भी फंगल ग्रोथ है, लो फ्रिक्वेंसी का करंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि वो क्या करता है, स्प्रेड होने के चांसेस उसके 1% दूसरे पर्सन में ज़्यादा हो जाते हैं. फैरेडिज्म फॉर स्टिमुलेशन ऑफ इनर्वेटेड मसल. अब हम स्टिमुलेशन दे रहे हैं किसको, इनर्वेटेड मसल्स को. तो इक्विपमेंट क्या रिक्वायर्ड है, लो फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर चाहिए, 2 लीड चाहिए, कैथोड एक एनोड, 2 सुटेबल साइज के कार्बन और मेटल इलेक्ट्रोड्स चाहिए, एक्वस जेल चाहिए, सैंड बैग्स चाहिए, बैंडेजेस चाहिए, स्ट्रेप्स चाहिए, माइक्रोपोर या कोई भी एडेसिव टेप चाहिए, 2 स्मॉल बेसिंग ऑफ वार्म वाटर के चाहिए, टॉवल चाहिए, सोप चाहिए, इंसुलेटिंग क्रीम चाहिए, उसमें चाहे पेट्रोलियम जेली हो, वेस्लीन हो, कुछ भी हो सकता है. प्रोसीजर फॉर स्टिमुलेशन. अब है प्रोसीजर स्टिमुलेशन का क्या होता है.
पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली इन अ रिलैक्स पोजीशन, पेशेंट जो है वो रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। सपोर्ट द मसल टू बी स्टिमुलेटेड इन पेन फ्री पोजीशन विद एरिया टू बी ट्रीटेड एडिक्वेटली एक्सपोज, मतलब जो मसल्स है जिसको स्टिमुलेट करना है वो सपोर्टेड होना चाहिए, उसकी जो पोजीशन है वो पेन फ्री होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं वो एरिया जो है वो एक्सपोज्ड होना चाहिए। इन केस ऑफ सुपाइन लाइंग नी शुड बी फ्लेक्स्ड बाय कीपिंग द पिलो और टॉवल अंडर द नी। अगर हम सुपाइन लाइन में पेशेंट को सीधा लिटा रखा है तो लाइन जो हमारी नीज हैं वो फ्लेक्स होनी चाहिए और नी के नीचे पिलो या टॉवल हमारा होना चाहिए। एग्जामिन द एरिया टू बी ट्रीटेड, नोट एनी कर्ड, स्किन लेजन एंड इन्फ्लेमेशन, चेक देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ट्रीटमेंट लाइक सेंसेशन, मतलब हमें एग्जामिन करना है एरिया जिसमें हमें ट्रीटमेंट देना है, कोई कट नहीं होना चाहिए, स्किन में कोई चोट नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए, और चेक करना चाहिए कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होना चाहिए ट्रीटमेंट का, जैसे सेंसेशन लॉस वगैरह होता है। Equipment should be tested prior to treatment by placing the electrodes over the palm and increasing intensity to check whether equipment is working properly। मतलब इक्विपमेंट जो है हमें पेशेंट के ट्रीटमेंट से पहले चेक करना है, जो हमने इलेक्ट्रोड्स रखे हैं अपने पाल्म पे रखना है, इंटेंसिटी बढ़ा के देखना है कि इक्विपमेंट्स जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Explain the procedure properly to the patient that there will be prickling sensation on area to be treated and there is no need to panic and if intensity will high he or she must tell। मतलब पेशेंट को पूरा हमें प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि आपको चीटी जैसी सेंसेशन होगी जिस एरिया पे मैं इलेक्ट्रोड्स प्लेस करूंगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर इंटेंसिटी आपको ज़्यादा लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं कम कर दूंगी, वैसे मैं कम से ही स्टार्ट करूंगी। Clean the electrodes with soap water to avoid any chemical on electrodes and also clean the area to be treated to remove any grease on the skin which help in better penetration of reducing the skin impedance। क्या होता है, क्लीन करना है हमें इलेक्ट्रोड्स को किसी सॉप वाटर से, ताकि कोई भी केमिकल्स इलेक्ट्रोड्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। स्किन को भी क्लीन करना चाहिए, उस पर कोई भी ग्रीसी चिपचिपी सी स्किन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेशन होता है स्टिमुलेशन का वो अच्छे से जाए। Place the active electrodes on muscles and elective electrodes on nerve trunk. If for group action, if there is a stimulating individual muscle, we will use pan electrodes। मतलब हमें एक्टिव इलेक्ट्रोड मसल्स पे रखना है, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स कहाँ पे रखना है, नेक नर्व के ट्रंक पे। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रुप एक्शन में दे रहे हैं, अगर हम इंडिविजुअल मसल्स को दे रहे हैं तो हम पैन इलेक्ट्रोड्स आता है, हम इंडिविजुअल मसल्स पे स्टिमुलेशन उससे देंगे। कनेक्ट द इलेक्ट्रोड्स प्रॉपरली विद द स्किन विद द हेल्प ऑफ टेप और स्टेप। मतलब इलेक्ट्रोड्स को हम अच्छे से प्लेस करेंगे और फिर उसे एडेसिव टेप या माइक्रोपोर से एडेशन करेंगे। एक्सप्लेन द पेशेंट दैट ड्यूरिंग द प्रोसीजर ही और शी शुड नॉट मूव द लिम्ब सडनली और डू नॉट टच द इक्विपमेंट। मतलब एग्जामिन करना है पेशेंट को दैट प्रोसीजर के पेशेंट को हमें समझाना है कि प्रोसीजर आपका स्टार्ट होगा, आपको अपने हाथ को, आपको जिस एरिया का ट्रीटमेंट हो रहा है उस लिम्ब को उठाना नहीं है, हिलाना नहीं है और कोई भी इक्विपमेंट टच नहीं करना है। टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की टेक्निक्स क्या होती है, मोटर पॉइंट स्टिमुलेशन और ग्रुप मसल स्टिमुलेशन। अब है हमारा ग्रुप मसल स्टिमुलेशन। ग्रुप मसल स्टिमुलेशन में क्या होगा, स्टिमुलेशन विच मेक्स ऑल द मसल्स ऑफ अ ग्रुप वर्क टुगेदर। स्टिमुलेशन ग्रुप मसल्स में क्या होता है, स्टिमुलेशन सारी मसल्स के ग्रुप मसल्स को एक साथ स्टिमुलेशन करता है। satisfactory method of re-educating the action of muscles which normally works as a group such as quadriceps, the small muscles of the foot and the pelvic of the floor। मतलब satisfactory method होता है ये जिसमें हम अपनी मसल्स के ग्रुप ऑफ मसल्स को दोबारा से री-एजुकेट कर सकते हैं। ये नॉर्मली वर्क करते हैं ग्रुप की, जैसे क्वाड्रिसेप्स मसल्स हुई, मसल्स फुट की हुई और pelvic फ्लोर की मसल्स हुई। अब मोटर पॉइंट स्टिमुलेशन, मोटर पॉइंट स्टिमुलेशन में क्या होता है, this method has an advantage that each muscles perform its own individual action and that the optimal contraction of each can be obtained। मतलब ये मेथड बहुत ही एडवांटेजेस होता है, बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हर मसल्स अपना एक अलग एक्शन करती हैं और हमें हर मसल्स का एक कॉन्ट्रैक्शन obtained होता है। Selected
which selected by training a new muscle action or when isolation of one muscle is indicated. Example, vaster medialis may be stimulated to overcome a quadriceps lag और abductor hallucis for muscle weakness. मतलब हम सिलेक्ट करते हैं कुछ नई मसल्स को ट्रेन करने के लिए जब हमें एक मसल्स को स्टिमुलेट करना है और हमें एक मसल्स को करना है, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया वास्टस मीडियालिस का, तो ये स्टिमुलेट करेगी और किसको करेगी, क्वाड्रिसेप्स को हमारी वर्क में काम आएगी। ठीक है, अब इधर हमने लिया एब्डक्टर हैलोसिस ली, ये मसल वीकनेस को हमें सही करेगी। जो मोटर पॉइंट्स होते हैं एक्सिलरी नर्व के, ठीक है, तो मोटर पॉइंट्स अगर एक्सिलरी नर्व के देखे जाएं तो हमारे कौन से डेल्टॉइड के, ठीक है, हमारे डेल्टॉइड है ये हमारा, और ये तीनों में डेल्टॉइड के मोटर एक्सिलरी नर्व्स के हैं ये पॉइंट्स। अगर हम मोटर पॉइंट मस्कुलोकुटेनियस नर्व के देखे जाएं तो हमारी बाइसेप ब्रेकियाई है और ब्रेकियालिस हैगी। अगर हमारे मोटर पॉइंट्स देखे जाएं फिमोरल नर्व के तो हमारी शेटिक नर्व हैगी, रेक्टस लॉन्गस हैगी, वास्टस मीडियालिस होगी, वास्टर लेटियालिस है। फिर हमारे आते हैं शेटिक नर्व के, तो शेटिक नर्व में हमारी बाइसेप्स फिमोरिस हैगी और सेमी टेंडिनोसिस है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस हैगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको फैटिक करंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।